बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो SDO पीरा का पेपर हुआ है लॉ का, उस हवाले से है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पहली फ़ेज़ PPSC ने कंडक्ट की है लॉ के रिलेटेड। नो डाउट उसके ऊपर ढेर सारी जो है ना कंट्रोवर्सीज़ भी रही और उसके डिले होने के भी जो है ना चांसेस रहे, लेकिन एनी हाउ जेनी हैज़ कम आउट ऑफ बॉटल। तो आए उस पेपर को डिस्कस करते हैं। चंद क्वेश्चंस हमने इकट्ठे किए हैं ताकि आप लोगों से जो है ना उनको क्या कर सकें, डिस्कस कर सकें। तो आए मिलकर उनको ना डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कैसा पेपर किया है। मेरे पास जो आज का पहला सवाल है वो है बेसिकली राइट टू फेयर ट्रायल इज़ गिवन इन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से था। राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो आर्टिकल 10A 18वीं तरमीम के बाद ऐड किया गया 10A। इसमें जो है ना क्या होता है, राइट टू फेयर ट्रायल होता है, यानी कि हर इंसान का जो उसको अरेस्ट किया गया उसका जो ट्रायल चलेगा वो फेयर चलेगा, इम्पार्शियल होगा। अगली बात यह कि जो हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ जवाबात, कुछ आंसर्स एग्जैक्ट नहीं भी होते, तो थोड़ा सा उसके लिए भी कोऑपरेट किया करें, क्योंकि ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है। ये एक टू वे ट्रैफिक है जिसमें हम भी सीखते हैं और आप भी सीख रहे होते हो। चलें जी, सेकेंडली जो सेकंड क्वेश्चन है, हु प्रिजाइड्स ओवर द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो कॉमन इंटरेस्ट का जो चेयरमैन होता है वो PM होता है। आपको पता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आर्टिकल 153 154 के तहत जो है ना 153 फार्मूलेट करता है, 154 में उसके फंक्शंस होते हैं। तो इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के 8 मेंबर्स होते हैं। उनका चेयरमैन जो है पर्सन PM होता है, 4 CM उसको देखते हैं और 3 से कोई भी फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं जो PM लगाता है। डन। तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था, PM था। इलेक्शन कमीशन इज फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल। तो 218 इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली क्या है, 218 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के तहत काम करता है। हु सुपरवाइजेस ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनको कौन देखता है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो बॉडी है, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो उनकी फंक्शनिंग को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि राइट टू फ्री एजुकेशन 15 to 16 years is given in which article। तो 25A ये भी 18th अमेंडमेंट में ऐड किया गया कि 25A के तहत 5 से लेकर 16 साल के तक के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि मनी बिल इज पास्ड। मनी बिल का मतलब होता है जैसे बजट है या कोई भी मुल्क को पैसों की ज़रूरत है तो हमेशा मनी बिल्स जो है ना क्या बनाती है, नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल रूल है। USA में भी ऐसे हो रहा होगा। उनकी कांग्रेस का भी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो है ना क्या करते हैं, मनी बिल। UK में भी हाउस ऑफ कॉमन्स देता है। तो इसका मतलब है जो नेशनल असेंबली है वहाँ से मनी बिल्स क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉयल्टी बिलोंग्स टू होम, लॉयल्टी बिलोंग्स टू स्टेट। तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था, स्टेट था। लॉयल्टी का हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लॉयल्टी टू स्टेट के बारे में डायरेक्शंस देता है। तो लॉयल्टी टू स्टेट आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है SDO पीरा लॉ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन। सारे सिटीजन जो है ना वो सब के सब बराबर होते हैं। तो उसके लिए आर्टिकल 25 है कि कानून की नज़र में या वैसे भी फंडामेंटल राइट्स में सारे सिटीजन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। व्हाट डज इट मीन, जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। ये मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम। इसका मतलब है अ स्पेशल लॉ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर अ जनरल लॉ, यानी कि कहीं पर पुराना एक जनरल लॉ चल रहा था, कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, तो क्योंकि वो वक्त और हालात के मुताबिक होते हैं तो उसके मुताबिक जो लोकल लॉ होगा, जनरल लॉ होगा, उसके ऊपर स्पेशल लॉज जो है ना वो क्या कर जाएंगे, ओवरराइड कर जाएंगे। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम, नॉसिटर असोसिस। तो इसका मतलब ये होता है कि अ वर्ड इज नोन बाय कंपनी इट कीप्स। तो इसका सही आंसर जो था वो क्या था, वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। वैसे एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर ये यूज होता है कि कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कुछ उनके बाद आने वाले जनरल वर्ड्स होते हैं, तो उन स्पेशल वर्ड से वो जनरल वर्ड अपना वैसा ही मतलब लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लफ्ज़ों के साथ वो जनरल वर्ड्स, आम वाले अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो वो उन्हीं का मतलब लेते हैं। तो इसका मतलब है जैसी उनकी कंपनी होती है, जैसे उनके साथ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, वो मतलब भी वहीं से डिड्यूस करते हैं। तो उसके लिए कानून में हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं नॉसिटर असोसिस, जिसका मतलब होता है कि वर्ड्स अपने साथ वाले वर्ड्स से मतलब डिड्यूस कर रहे होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम, नीमोजोडिक्स इन काजा सोआ, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन काज। यानी कि जो
कोई बंदा गुनाह कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, खुद भी उसका जज नहीं हो सकता। डन। तो इसका जो सही ऑप्शन था दैट वाज नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज, नीमो जोडिक्स इन कॉसा सुआ। What does the term procedural fairness means? It means fairness and just legal procedures ensuring both parties are heard before the decision is made। असल में ये क्वेश्चन में जवाब प्रोसीजरल फेयरनेस आता था। सवाल जो है ना बेसिकली उसकी डेफिनेशन पे दिया गया था कि कोई भी बंदा जिसके साथ हम क्या करते हैं बेसिकली फेयर प्रोसीजर्स इंश्योरिंग या उसको राइट टू हियरिंग देते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोसीजरल फेयरनेस। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है कहता है कि व्हाट डज सेक्शन 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। ये बेसिकली असल में ब्राइब के बारे में है। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 161 के कोई पब्लिक सर्वेंट जो है अगर ब्राइब ले रहा है तो उसकी पेनल्टीज के हवाले से कहता है कि पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशंस अदर देन द लीगल रिम्यूनरेशन, अपनी तनख्वाह अपने परसेंट प्रिविलेजेस के अलावा कोई और ग्रेटिफिकेशंस देते हैं इन रिस्पेक्ट टू एन ऑफिशियल एक्ट। तो आर्टिकल क्या लगता है? 161 लगता है। उसके बाद अनलॉफुल असेंबली अंडर द पीपीसी 141 सेक्शन 141 पे जो अनलॉफुल असेंबली होती है, पनिशमेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ अनलॉफुल असेंबली को, तो किस सेक्शन के साथ उस अनलॉफुल असेंबली को सज़ा दी जाएगी। ये तो अनलॉफुल असेंबली के बनाने के बारे में प्रोसीजर है और जो उसकी सज़ा है वो आर्टिकल 143 के अंदर क्या की गई है? मेंशन की गई है। तो आपका जो सही आंसर था वो 143 था। डिपार्टमेंट इन पीरा एक्ट रेफर्स टू द पंजाब गवर्नमेंट, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट वो अथॉरिटी है जो क्या करती है बेसिकली डिपार्टमेंट बनाएगी पीरा एक्ट का, तो वो किसकी तरफ रेफर करता है? पंजाब गवर्नमेंट की तरफ। बाकी आप अपने एमसीक्यूज के मुताबिक इसका जवाब जो है ना वो क्या कर सकते हो? डिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोवाइड्स सेक्रेटरीट सपोर्ट फॉर मीटिंग। जितनी भी सेक्रेटरीट सपोर्ट्स होती हैं वो कौन दे रहा होता है? डीजी दे रहा होता है। और अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी तो जो है ना बेसिकली कौन दे रहा होगा? सेक्रेटरी दे रहा होता है, जो एडीसी होता है, असिस्टेंट टू डिप्टी कमिश्नर होता है, वो देता है। तो हु प्रोवाइड्स, ये एक जेनेरिक क्वेश्चन था कि हु प्रोवाइड्स सेक्रेटरीट सपोर्ट फॉर मीटिंग, तो मीटिंग के लिए डीजी देता है। प्रायर टू, ये बेसिकली पीरा एक्ट में से लिया गया है। एमसीक्यूज कहते हैं प्रायर टू हाउ मेनी डेज अ नोटिस अबाउट द अथॉरिटी मीटिंग इज सर्व्ड। ये भी पीरा एक्ट से है। जो अथॉरिटी की मीटिंग होनी जा रही होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो कम से कम जो है ना 3 दिन पहले दिया जाएगा। हाँ, उसमें ये क्लॉज भी लिखी हुई है कि अगर जो बच्चों ने नेक्स्ट पेपर देना है उसको भी फ़ायदा हो सकता है कि हाँ अगर उसके अंदर स्पेशली बुलाना हो तो 3 दिन से पहले भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी रूटीनली मीटिंग हो रही होती है मंथ वाइज, तो उसके अंदर जो है ना 3 दिन पहले जो है ना वो क्या करते हैं? बताते हैं कि फला दिन जो होगी मीटिंग होगी। कहता है इफ देयर एग्जिस्ट अ पब्लिक न्यूसेंस अपॉन कंफर्मेशन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर व्हाट इज इशूड, क्या देता है? तो वो ईपीओ देता होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईपीओ से मुराद ये है कि इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ईपीओ इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर देता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और अगर वो एब्सोल्यूट ऑर्डर का पूछे तो वो हियरिंग ऑफिसर देता है, क्योंकि ये जो ईपीओ लगाएगा इसकी रिपोर्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर देगा ऊपर एसडीईओ को, जिसका पेपर था जो आप लोग बनने जा रहे हो, फिर वो एसडीईओ उस केस को आगे रेफर करेगा हियरिंग ऑफिसर के पास। हियरिंग ऑफिसर सुनने के बाद केस का फैसला कर सकता है, इस ईपीओ को ख़त्म कर सकता है या एब्सोल्यूट ऑर्डर्स दे सकता है। तो इस एमसीक्यूज के मुताबिक आपका जो सही आंसर था वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो देता है वो ईपीओ होता है। अ पर्सन हु इन पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजेस अ पब्लिक न्यूसेंस और एन इंक्रोचमेंट इज विसल ब्लोअर। ऐसा बंदा जो उन पब्लिक इंक्रोचमेंट या न्यूसेंस के बारे में खबर देता है तो हाउ से हम क्या बोलते हैं? विसल ब्लोअर। तो आपके पेपर के अंदर विसल ब्लोअर जो है वो सही ऑप्शन था। इफ अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट अ पब्लिक न्यूसेंस इट मस्ट कंटेन एन इंक्रोचमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 इसका जो सही जवाब है आपके पेपर में था, एफिडेविट देना पड़ता है। असल में कंप्लेन जो है ना, जब कभी भी आप कंप्लेन जमा कराओगे तो कंप्लेन के ऊपर उस जगह की साइट की इंफॉर्मेशन, देने वाले का नाम पता, कहाँ पे है, कौन सा न्यूसेंस हुआ है, वो सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं, और वो जो देने वाला होता है कि एप्लीकेशन वो अपना एफिडेविट और हर किस्म का रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करता है। तो आपके पेपर के मुताबिक जो है एफिडेविट जो है वो सही जवाब था। कहता है कि अ पर्सन वाज ट्राइंग टू सेल अ गुड ऑन हायर रेट बट ही वाज स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो, यानी कि हायर रेट प्राइस हाइक, तो उसके ऊपर क्या होगी? पेनल्टी इंपोज होगी।
वुड बी इफेक्टिव इफ द ट्रेड हैपन और ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तो उसके ऊपर क्या लगाई जाएंगी, पाबंदियां लगाई जाएंगी, प्राइस हाइक अगर कर रहा था तो। कहते हैं मैक्सिमम पनिशमेंट टू कमिट ऑफेंस अंडर होल्डिंग एक्ट इज, तो होल्डिंग एक्ट के अंदर जो है ना मैक्सिमम पनिशमेंट जो है ना वो 3 साल है। होल्डिंग एक्ट के अंदर क्या है, 3 साल पनिशमेंट है, और उसके होल्डिंग का 50% जो है ना वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ले जाएगी। तो ये वाली क्लॉजेस जो है ना उसके अंदर मेंशन की गई है। फिर कहता है एसडीओ क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सीआरपीसी सेक्शन 167 इफ इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स देन एक्यूज्ड कैन बी डिटेन्ड फर्दर विद द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, तो 15 डेज के लिए जो है ना क्या किया जा सकता है, जो मुजरिम है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है किसी जुर्म का, उसको 15 दिन मजीद जो है ना मजिस्ट्रेट दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के, अगर वो 24 घंटों में पूरी नहीं, जिसको ऑलमोस्ट आमतौर में हम रिमांड बोल रहे होते हैं कि 15 दिन का, दैट मीन्स कि इन्वेस्टिगेशन को 15 दिन तक मजिस्ट्रेट एक्सटेंड कर सकता है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ 2 लाख या दोनों भी हो सकते हैं। तो 6 महीने तक जो है ना उसको क्या दी जाएगी, जेल हो सकती है या 2 लाख का जुर्माना हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। कहते हैं अंडर सेक्शन 76 ऑफ पीरा एक्ट ऑल ऑफिसर्स आर इंडेमनीफाइड टू एक्ट्स इन गुड फेथ, तो ये एक्ट्स एंड गुड फेथ जो है आपके पेपर के मुताबिक ठीक था। सेक्शन 76 ये कहता है कि गुड फेथ के अंदर जो पीरा के मुलाजमीन हैं या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वैसे तो ये तो पीरा के हवाले से है, पीरा के मुलाजमीन हैं, वो कोई भी काम गुड फेथ में करते हैं, तो कोई दूसरा बंदा या किसी दूसरे कोर्ट में उनके ऊपर किसी किस्म का केस नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को हम इंडेमनिटी बोलते हैं, यानी कि उनको किसी किस्म के ट्रायल का फेस नहीं करना पड़ेगा। कहता है कि हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स टू, तो इसका जो सही जवाब है वो फेडरल गवर्नमेंट था आपके पेपर के अंदर, तो ये फेडरल गवर्नमेंट तक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड कर सकती है। पहली बात तो ये है कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं हर सूबे का अलग हाई कोर्ट होता है, हर सूबे के रिस्पेक्टिव सूबे में हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चलती है, ये तो वेरी कॉमन है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें दूसरे ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में भी जा सकती है, उसके अलावा जो है ना फेडरल की जो टेरिटरीज हैं वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो इसलिए बेहतर जो जवाब था वो क्या था, फेडरल गवर्नमेंट या इंटायर कंट्री पर हो सकती है। कहते हैं कि अंडर चैप्टर 3 तीसरे चैप्टर में लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 विच वन इज नॉट क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, तो आपके पेपर के अंदर बाकी तो रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्लासेस दी हुई थी, उसमें एक रजिस्ट्रार दिया गया था, वो जो है ना क्या होता है, बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मेंबर्स मेक अनलॉफुल असेंबली, तो अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जो हमने अभी आर्टिकल 141 पढ़ा था उसके तहत 5 लोग होने चाहिए, तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो 5। मेरे ख्याल में आपके पेपर में 5 नहीं था, तो यू मस्ट ऑप्ट फॉर 6 पर्सन। डन, तो अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 या उससे ज्यादा लोग होने जरूरी हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ पीपीसी 1860 असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि कोई भी ऑफिसर, जैसे पीरा के ऑफिसर्स हैं या कोई भी है, उसको कोई बंदा रोकता है उनके काम से, या हु इज इन द प्रोसेस ऑफ सप्रेसिंग अ राइट, कहीं पर जलसा जलूस चल रहा है, कहीं पर हंगामा चल रहा है, उसको रोकने के लिए पब्लिक सर्वेंट को कोई रोकता है, तो उसके ऊपर जो सेक्शन लगता है वो लगता है पीपीसी का 152। तो आपका सही जवाब जो था वो क्या था, 152। कहता है कि सेक्शन 157 ऑफ पीपीसी 1860 एक्सप्लेन, तो ये हार्बरिंग ऑफ पर्सन्स हैं हायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली के लिए, यानी कि आप किसी बंदे को पनाह देते हो, अपने पास रखते हो, तो आपके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 157 लगेगा। ये भी आप अबेटिंग कर रहे हो, मतलब कि किसी बंदे को मदद दे रहे हो उसको छुपाने के लिए। कहता है कि अंडर सेक्शन 25 if tenancy is resumed the tenant is entitled to compensate for uncut and ungathered crops and improvements, जो है आपका क्या था, सही आंसर था टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कहता है बिफोर इम्पोजिंग ए पेनल्टी और रिज्यूमिंग टेनेंसी द कलेक्टर मस्ट गिव रिटन नोटिस, खाली जगह, टू रेक्टिफाई द ब्रीच या फिल इन द ब्लैंक्स एट द लीस्ट 1 मंथ। कहता है कि पेनल्टी के लिए या जो टेनेंसी को दोबारा से रिज्यूम करना है, कलेक्टर जो है रिटर्न नोटिस कब तक दे सकता है, 1 महीने तक दे सकता है। तो आपका सही जो है वो क्या था, 1 महीना आंसर था।
If a tenant breach the term of his tenancy, the collector can impose the penalty of 10,000 rupees। उसके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी। तो 10,000 जो है वो आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर पिटीशन ऑफ अ शेयर्ड लैंड। शेयर्ड लैंड की पिटीशन के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स को कौन अप्लाई कर सकता है? तो दोनों ओनर्स जो है ना क्या कर सकते हैं? पिटीशन जो है ना दायर कर सकते हैं। तो जॉइंट ओनर इसका सही आंसर था। कहते हैं, हु कैन डिसाइड द मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होर्डिंग आफ्टर हियरिंग द पार्टीज को सुनने के बाद होर्डिंग का मैटर कौन डिसाइड करेगा? तो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो क्या करता है? मैटर को डिसाइड करता है। जितने क्वेश्चंस हम कंपाइल कर पाए मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी है, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। सेकेंडली ये जो है ये आपकी फर्स्ट फेज थी, इसमें पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स है। हर वो बंदा जो 40 मार्क्स को पास कर जाएगा या उस 40 मार्क्स को अटेन करेगा वो नेक्स्ट फेजेस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, इसके बाद आप सबको पता है कि जीके का पेपर होना है, इंग्लिश एसे का पेपर होना है, और उसी एसे के हवाले से आज हमारा सेमिनार भी है। आप में से जो लोग विलिंग हों एसे के लिए उस सेमिनार को ज्वाइन कीजिएगा। जिनका पेपर हो चुका है या कल भी है तो आधा एक घंटा निकाल लीजिएगा। आज शाम 8 बजे सेमिनार है तो उसको भी अटेंड कीजिएगा। और हर वो बंदा जिसके 40 प्लस बन रहे हैं वो नेक्स्ट फेज़ के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे टेक्स टाइम, जीके टेक्स टाइम, तो जीके और ऐसे के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट फेजेस। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।